Okay. Good morning, students. Just give a minute to share the screen. 2 minutes. Anyone can tell me the page number? '90. Okay. Fine. Okay. So we were on the this page. We have done the last time. नहीं हमारा ये बाकी है. Fine. We were on the page of Visual Spatial Sketchpad. That is the VSSP.
handles the visual spatial information. Okay, fine. Then we are going to see at the VSSP, that is the Visual Spatial Sketchpad, and the handle visual and the spatial information is one of the two passive system. It is responsible for storing speech-based information. It has two component. यहाँ पे हम क्या चीजें याद रखते हैं? That is in the two way. ठीक है, एक होता है जो वर्बली है, ज्यादा याद रखते हैं, इसमें तो है two components है, that is a phonological memory store and the second is the articulatory subvocal rehearsal. तो फर्स्ट वन देंगे phonological memory में, they can hold trace of acoustic or the speech based information. हम जो वर्बली बोलते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल द लेक्चर, जो भी हम लेक्चर सुनते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से जो कोई बोलते, तो वो चीजें हमारे दिमाग में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ज्यादा रहता है, बिकॉज वो जो हम चीज सुनते हैं विद सेंसरी ऑर्गन, वो हमें एक बात जैसे याद रहती है और ये मेमोराइजेशन बहुत जल्दी करती है. सेकंड होता है आर्टिकुलेटरी सबवोकल रिहर्सल में, जहाँ पे material in short term store maintained through this component. Prevention of particularly rehearsal lead to the rapid forgetting. यहाँ पे फटाफट हम सोचते हैं हम फटाफट याद करें, हमें वापस से हमने एक दो बार आंसर्स किया था वह याद हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द राइट. आप जितनी जल्दी कभी कभी याद करते हो तो उतनी ही जल्दी आप भूलने लगते हो. तो दिस थिंग शुड बी इन द प्रॉपर वे, जहाँ पे आप चीजें समझ के करो तो ज्यादा बेटर है. लेकिन आप क्या करते हो? आप जल्दी जल्दी रिहर्सल करते हो, बार बार वो चीज करते हो, और जैसे ही जल्दी आपकी याद होती है उतनी ही जल्दी आपकी फॉरगेटिंग होती है. तो ये है हमारा VSPP का. देन वी कैन कम इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी. The long term memory, some items enter the long term memory as LTM after rehearsal. Elaborative rehearsal is making that information meaningful and connecting the same with the information that already that information meaning and connecting the same with the information that already exists in the LT. Sorry. Once entered, the information is retained for more or less permanent game. It is retained for, oh, sorry, it is organized system and a storehouse of the encoded experiences. Okay. The amount of information stored here is unlimited. अब यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं. जस्ट सेकेंड.
ओके, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सप्लेन कर दो, LTM। ठीक है ना, ये चीजें जो होती है वो लॉन्ग टर्म हम अपनी लाइफ में हमेशा के लिए याद रखते हैं। ठीक है, दैट इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। इवन इसमें हम कुछ ना कुछ अपनी हैबिट्स भी इंक्लूड करते हैं, अपनी बातें, अपने कल्चर, सारी चीजें। ठीक है, ये एलेबरेट करता है rehearsal, मेकिंग दैट इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल एंड कनेक्टिंग द सेम विद द इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एलडीएम। अभी फॉर एग्जांपल प्रेयर्स होती है, ठीक है, कुछ जैसे कोई अपनी चैंटिंग्स होती है पूजा करने के टाइम पे, जैसे आरती हो गया या कुछ और हो गया, हम अपने प्रेयर्स करते, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है जो हमको याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल अब कॉलेज में, स्कूल्स में हम जाते हैं तो प्रेयर करते हैं, प्लीज करते हैं, नेशनल एंथम करते हैं। ये चीजें हमें जब रोज कराई जाती है तो ये हम कभी जिंदगी भर भूलते ही नहीं है, और ये ऑलरेडी हमारी लाइफ में रहती है और उसी में ये एग्जिस्ट हो जाती है। अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है, उसके साथ में और कुछ ऐड हो जाता है। तो ये चीज हमारी हो गई लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। Once it's entered, the information is retained for more or less permanently. मोर और लेस परमानेंटली का मतलब कि ये परमानेंट ही होता है, बट ये समटाइम्स कभी कभी चीजें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पोयम का भी, बचपन के पढ़े हुए जो पोयम्स रहते हैं वो हम जल्दी नहीं भूलते हैं, वो चीजें हमें याद रहती है। दैट इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है स्टोर हाउस का, जो चीजें एनकोड करती है। और इसकी एनकोडिंग बहुत फास्ट नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल होती है, क्योंकि आप चीजें जितना एकदम स्लो नहीं, बट एज यू नो स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली हालत। ठीक है, थोड़ा आराम से करोगे तो चीजें आप कैप्चर कर पाओगे, समझ पाओगे आप, और फिर वही चीज आपके दिमाग में, जहन में रह जाती है। एंड सेकंड चीज है रिहर्सल डेली। तो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हियर इज अनलिमिटेड। आप यहाँ पे जितना चाहे उतनी चीजें आप अनलिमिटेड उसको स्टोर कर सकते हो अपने दिमाग में, लेकिन रखना क्या है, निकालना क्या है, वो आपके ऊपर है। देन टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स।
Okay. Now come to the types of long memory. Okay. That is the types of long memory. Maybe we can see the explicit memory and the episodic memory, semantic memory. Then we have the biographical memory, flash bulb memory. दिस इज ऑल दी टाइप्स ऑफ हम देखेंगे कौन सी है एक्सप्लिसिट में, ठीक है। उसके सब टॉपिक्स है। नेक्स्ट है हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी। दैट इज द टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट डिवाइड होती है वापस से चार पार्ट में, बट इम्प्लिसिट हैज अ सिंपल। नाउ एक्सप्लिसिट मेमोरी में देखेंगे कॉन्शियस मेमोरी ऑफ फैक्ट एंड इवेंट्स आर कॉल्ड एज एन एक्सप्लिसिट मेमोरी। So here it is also known as the declarative memory. इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलेंगे। अब उसको हम डिक्लेरेटिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस कंटेन अबाउट द एपिसोडिक मेमोरी, द एपिसोडिक मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक इवेंट which we recall step by step when we can reconstruct the actual event। यहाँ पे हम चीजें एक एक करके याद करते हैं, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, राइट। इट इज द मेमोरी ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट with the time, place and associated emotions। तो दुधवा बन के देना, दुधवा बन के देना। सो एपिसोडिक में हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्स में देख सकते हो, व्हेन यू आर डूइंग द मैथ्स का सम सॉल्विंग करते हो आप, ठीक है। आपको जैसे बताया गया था, आप वही चीज याद करते हो कि यस ये चीजें हुई थी। या कोई स्टेप बाय स्टेप ऐसी चीजें होती है जो आप उसको, फॉर एग्जांपल कोई भी लैब में, साइंस लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो यू कांट डू एनीथिंग एज यू वांट द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे भी ये केमिकल्स है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये चीजें यूज करनी है, आप उस चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हो, ठीक है। इवन द डॉक्टर्स डू द ऑपरेशन, उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। सो दिस इज द एपिसोडिक मेमोरी हम बोलेंगे, जहाँ पे चीजें हम रिकॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेकिंग फूड्स, ठीक है, हम कोई डिश बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, कोई चीज, तब हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या डाला जाता है, कब डाला जाता है, एंड देन वी स्टार्ट आवर कुकिंग। वो चीजें, इसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट वी हैव दिस सिमेंटिक मेमोरी। Semantic memory is more structured record of facts, meaning, concept, and knowledge. Semantic memory have personal context. It includes the vocabulary, mathematic, rule of logic, etc. यहाँ पे सिमेंटिक मेमोरी में हम देखेंगे कि हम यहाँ पे फैक्ट पे बात करेंगे, मीनिंग पे बात करेंगे, कंसेप्ट पे बात करेंगे और नॉलेज पे बात करेंगे। तो सिमेंटिक मेमोरी हैव एन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। इट इंक्लूड वोकेबलरी, मैथमेटिक्स, रूल्स ऑफ लॉजिक, एक्सेट्रा।
सो सिमेंटिक का मतलब होता है जहाँ पे आप चीजें रिकॉर्ड करके रखते हो। रिकॉर्ड्स, वो भी फैक्ट के रिकॉर्ड्स, नॉट इन नॉनसेंस की नहीं ये देखा है मैंने तो ये है, तो ऐसा नहीं, तो चीजें जो आप फैक्ट पे देख रहे हो, फिर उसके मीनिंग, कंसेप्ट और नॉलेज आप लेते हो। हम्म, ये हमारा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता है, जैसे वोकेबलरी का हो गया, मैथ्स के हो गए, रूल्स ऑफ लॉजिक्स के हो गए। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये कंसेप्ट और नॉलेज हम लेके रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सिमेटिक मेमोरीज। और टाइप्स ऑफ द डिक्लेरेटिव मेमोरीज में एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या करता है, एपिसोडिक रिकलेक्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स ओन लाइफ, अपनी ही लाइफ को हम बचपन से लेके वॉट एवर द एज वी हैव, वो हम सोचते हैं कि हमने अब तक क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये चीजें आगे हमें फ्यूचर में करनी चाहिए। तो ये सब हम क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी खुद बनाते हैं। अपनी खुद की लाइफ को जो भी रिकलेक्शन होता है वो हम देखते हैं। The next one here we can see one type of autobiographical memory is known as the flash bulb memory, which is highly detailed, exceptionally clear snapshot of mostly a traumatic moment. So यहाँ पे एक दूसरा ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है जिसको हम फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं। ये हाईली डिटेल्ड है, एक्सेप्शनली क्लियर, इसको स्नैपशॉट बोलते हैं, लाइक इट इज ट्रॉमेटिक moment. The traumatic moment here, the things which incident happen हो जाती है, या तो कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं which it is getting the flash bulb होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट हैपन बट ये इंसिडेंट हो जाती है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ की एक याद ही होती है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एक्सप्लिसिट में, जिसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, दैट इज द एपिसोडिक, सिमेंटिक, biographical memory, and the last one is flashbulb memory. Next one we will see about the implicit memory. It is also known as the procedural memory. Procedural memory is the unconscious memory of skill and how we do things regarding the use of object or movement of the body, such as tying a shoelace, playing harmonium, or riding a bicycle. These memories are developed through the repetitions and practices. So ये implicit memory जो है एक procedural memory है, जो unconscious memory होती है वो स्किल में। तो हम कैसे चीजें करते हैं, अपनी बॉडी कैसे मूव करते हैं, हमें शू लेस बांधना है, हमें हारमोनियम कैसे हमें बजाना है, हमें बाईसाइकिल कैसे चलानी है, ये सारी चीजें आप एक रेपिटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं। दैट इज द रेपिटेशन और प्रैक्टिस के थ्रू सारी ये मेमोरी हमारी आती है, दैट इज द इम्प्लिसिट मेमोरी। द सेकेंड
Now next here we will see about the measurements. So implicit memory आप देख रहे हो, आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है, जो प्रोसीजरल वैसे आप तरीके से करते हो अपनी इसको स्किल को यूज करते हुए, ये आपके आ जाएंगे इम्प्लिसिट मेमोरी में. ठीक है. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ मेमोरीज. आप अपनी मेमोरीज को कैसे मेजर करते हो? So, as we've seen the various stage of memory, let us see now how a memory can be measured. These are major way of measuring memories, that is the recall, recognition, relearning. यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला है हमारा मेजर, वो है रिकॉल. चीजें आप कितनी याद में रखते हो? आंसर्स याद करने के बाद में आप रिकॉल करते हो. सम आंसर्स यू रिमेम्बर एंड सम आंसर्स यू डोंट. ठीक है. तो आप जब रिकॉल करते हो तो आपको याद रहता है कि यस व्हाट आई हैव टू डू द नेक्स्ट. तो ये आपकी एक मेजरमेंट मेमोरी की, यार मैं चीजें भूलने लगा हूँ या मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं लॉन्ग टर्म तक ये आंसर रख सकता हूँ, एग्जाम तक रहेगा मेरे दिमाग में. ये हम रिकॉल के टाइम पे वी कैन अंडरस्टैंड मेजर इट. रिकग्निशन, कोई भी चीजें बहुत जल्दी पहचान लेना. हम्म. कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर वो हो सकता है, इसकी इतनी लेंथ होती है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. ये भी मेमोरी. ये फोटो मैंने कहीं देखा, ये फोटो में ये पर्सन को मैंने कहीं देखा है. हम्म. याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, हाँ याद आ गया तुरंत. तो इसको हम बोलते हैं रिकग्निशन. जो चीजें हम जल्दी से देख के याद कर लेते हैं, और दैट इज दी LTM, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये फिट होती है हमारी. नेक्स्ट है रीलर्निंग. अब रीलर्निंग का मतलब क्या हो गया कि मैंने जैसे बताया, रिकॉल में आप चीजें याद कर तो लेते हो, लेकिन रीलर्निंग भी उसी का एक प्रोसेस है, जहाँ पे आप चीजें वापस से रीलर्न करते हो अपने आप को श्योर बनाने के लिए. सो as we have seen the various stages of memory, sorry, तो यहाँ पे relearning हो गया. Recall, recognition, relearning. Now in recall can be in the written form. Recall जो होता है वो written form में भी हो सकता है, और it can be oral. Oral और written दोनों होती है. Again recall can be free recall और serial recall. ये रिकॉल या तो फ्री रिकॉल होता है या तो सीरियल रिकॉल होता है. Now we are going to see him. एक सेकेंड. यस पलक. पलक अनम्यूट करो अपने आप को. पलक अनम्यूट योरसेल्फ. पलक आर यू देयर? तस्मिया. दो तस्मिया है. ओके. उमेजा. Yes, ma'am. हम्म. एक मिनट है उमेजा. Yes, ma'am. ओके. उमेजा एक बार ले इसको रीड करो या ऊपर से. विजुअल स्पेशल से बस रीड करो. Hmm. Visual Spatial Sketchpad handles visual and spatial information. It is one of the two passive systems. It is responsible for storing speech based information. It has two components: phonological memory store that can hold traces of acoustic or speech based information, articulatory subvocal rehearsal. Material in short term store is maintained through this component.
Prevention of articulatory rehearsal leads to rapid forgetting. Long term memory. Some items enter the long term memory after rehearsal. Elaborative rehearsal is making that information meaningful and connecting the same with the information that already exists in the LTM. Once entered, the information is retained for more or less permanently. It is an organized system and a storehouse of encoded experiences. The amount of information stored here is unlimited. Ma'am, should I read the pink box also? हाँ. Hmm. Think about this. How many people do you recognize? How many flowers can you name? How many plants do you know? It is amazing that we can store an enormous amount of information thanks to our long term memory. Types of long term memory: Expli- explicit memory. Conscious memory of facts and events are called as explicit memory. It is also known as declarative memory. Episodic memory is a memory of experiences and specific events which we recall step by step, where we can reconstruct the actual events. It is the memory of autobiographical events with times, places, and associated emotions. Semantic memory is a more structured record of facts, meanings, concepts, and knowledge. Semantic memories have personal context. It includes vocabulary, mathematics, rules of logic, etc. A type of declarative memory is autobiographical memory. Autobiographical memory refers to episodes recollected from an individual's own life. One type of autobiographical memory is known as flashbulb memory, which is a highly detailed, exceptionally clear snapshot of mostly a traumatic moment. Implicit memory. It is also known as pro- procedural memory. Procedural memory is the unconscious memory of skills and how we do things regarding the use of objects or movements of the body, such as tying a shoelace, playing harmonium, or riding the bicycle. These memories are developed through repetition and practice. Measurement of memory. As we've seen various stages of memory, let's see now how our memories can be measured. There are major ways of measuring memory: recall, recognition, relearning. Recall can be in the written form or it can be oral. Again, recall can be free recall or serial recall. Ma'am, done. Okay, let me explain the recall. Now, recall is very easy. हम सब recall करते ही हैं कुछ ना कुछ एक बार चीजें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम एपिसोड्स देखते हैं टीवी सीरियल्स में, तो कैसे एक होता है तो हम लास्ट एपिसोड्स के याद करते हैं. पानी में डाल दीजिए. हाँ. ऊपर. So we remember the last episode over the any of the thing. Okay. So recall is the retrieval of information from our LTM, that is the long term memory, with few or no clues. Okay. The easy type question which appear in your exam is the example of recall. ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है. जो चीजें हम पेपर लिखने बैठते हैं तो एक बार क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही there is a lots of things which we are trying to recall. ये आंसर इसका ये है, ये आंसर इसका ये है, ये राइट है आंसर, ये रॉन्ग है, इसमें से कौन सा होगा. स्टिल वी हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आवर माइंड एट दैट टाइम. तो हम क्या करते हैं उसको कि चीजें रिकॉल करते हैं. हम्म? या तो आपने किसी को कुछ दिया है, वो भी आप याद करते हो लॉन्ग टर्म के बाद में. अरे मैंने इसको इतने साल पहले ये चीज दी थी, ये थी वो थी.
करके, तो that is also one of the recall. So recall involves the remembering a fact, event, or object that is not correctly physical present and required the direct uncovering of information from memory. रिकॉल क्या क्या इन्वॉल्व करता है? रिमेम्बरिंग ऑफ द फैक्ट और इवेंट जो पहले हो चुका है, जिसको हमने सामने से देखा है या तो हम इन्वॉल्व है उस चीज में, ठीक है। माइट भी कोई इवेंट हो या माइट भी कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। फिजिकली भी हो सकता है या मेंटली भी हम उसको, या इमोशनली भी हम उस चीज से, उस फेज से हम गुजर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट अनकवरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। ये अनडायरेक्टली हम क्या करते हैं? चीजों को याद करते हैं। Murdoch, that is in 1962, did one experiment to check the recall of the subject. He asked subject to learn a list of word. कोई भी एक पर्सन को यहाँ पे दे दिया गया है कि पूरे वर्ड जो है वो याद करो। लेटर their recall was tested by free recall method, मतलब डिक्टेशन वर्ड्स हम बोल सकते हैं, डिक्टेशन वर्ड के टेस्ट, ठीक है। सो द मर्डॉक इन फाउंड द सब्जेक्ट कुड रिकॉल फर्स्ट फ्यू प्राइमरी इफेक्ट। अगर आपको 10 वर्ड्स दिए गए हैं तो 10 वर्ड्स में से आपको जो स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ड्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे, इवन 3 या 4 हम बोलेंगे, उसके बाद में आप थोड़ा सा याद कर करके बोलोगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग के जो रहेंगे इट वॉज वे, माइट बी लास्ट के 2 आप भूल जाओ वर्ड्स। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टार्टिंग की जो चीजें होती है बहुत अच्छे से याद होता है, बीच में हमें थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है, बट एंड में हम थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं। तो दिस इज द थिंग्स वी एक्सपीरियंस हियर मर्डॉक की थियरी में। तो जो प्राइमरी इफेक्ट होता है और लास्ट मतलब रिसेंट इफेक्ट, द वर्ड prominently but they got confused with the words in the middle part, that is the serial position effect. That is the primary ऊपर ग्राफ है, इंटरमीडिएट नीचे आ जाती है, और जो रिसेंट की चीजें होती है वो भी थोड़ा सा ऊपर होता है। नाउ कम टू द रिकॉल इज ऑफ टू टाइप। नाउ 2 टाइप्स के रिकॉल है, एक है फ्री रिकॉल और दूसरा है सीरियल रिकॉल। तो फ्री रिकॉल में तो फ्री रिकॉल में हम देखेंगे, इट इज अ रिकलेक्शन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट विदाउट इट सीरियल ऑर्डर में। हम क्या करते हैं, लिस्ट निकालते हैं, जो हम चीजें रिकलेक्ट करते हैं, एंड वी पुट इन अ सीरियल ऑर्डर। So memory for free recall is always better than if the subject are asked to recall in a serial order. Free recall is effective in studying. Uh, so studying the primary effect and recent effect. जो प्राइमरी इफेक्ट होता है पहले, मिडिल इफेक्ट को भूल जाइए, एंड दैट इज दी लास्ट इफेक्ट जिसको बोलते हैं। The primary effect occurs when the subject is able to recall items which are presented at the starting point of the list, and recent effect occur when the subject is able to recall the item with the present and the end. Example of pre-recall is we may listen to a lecture and afterwards recall few important points irrespective of the order in which they were represented. ठीक है। तो यहाँ पे फ्री रिकॉल में क्या होता है कि हम
सुनते हैं सारी चीजें एकदम सीरियल ऑर्डर्स में, ठीक है। मतलब ये चीजें हुई थी, तो इसका कलेक्शन हम स्टेप बाय स्टेप ही सुनते हैं। लेकिन होता क्या है बाद में, चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होती है इसमें। सो मेमोरी फॉर द फ्री रिकॉल इज ऑलवेज बेटर देन द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट जो भी पर्सन है हम मुझे उसे बोलते हैं सीरियल ऑर्डर में, तब यहाँ पे उसको कुछ अलग ही आंसर्स हमें मिलते हैं। ये इफेक्टिव होता है स्टडिंग में, प्राइमरी इफेक्ट एंड द रिसेंट इफेक्ट। अगर आपने जो पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, चलिए मिडिल का थोड़ा सा भूल जाते हैं, बट जो पहला होता है और लास्ट जो रिकॉल होता है वो काफी इफेक्टिव होता है। वी कीप फॉर दी लॉन्ग टर्म के लिए, प्राइमरी तो प्राइमरी है, ठीक है, बट लास्ट जो रिसेंटली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कर रहे हो, वो आपको ज्यादा याद होता है। इस गिव दी प्राइमेसी इफेक्ट एंड रिकॉल इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। एंड सब्जेक्ट जो है वो रिकॉल करता है आइटम, एंड दैट ही सक्सेस इन दैट विच इज प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग पॉइंट में तो रहता ही है वो लिस्टिंग में, बट ही ऑल्सो ट्राई टू रिकॉल द आइटम्स द प्रेजेंट इन द एंड में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लेक्चर सुनते हैं, जब हम बोलते हैं वापस से रिकॉल करो कुछ पॉइंट्स को, तो सारे पॉइंट्स कवर अपने नहीं होते हैं, लेकिन यस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप रिकॉल करते हो। दूसरा है हमारा दैट इज सीरियल रिकॉल। नाउ हियर मटेरियल इज recalled in the exact order. Exact order in which it was presented. For example, if you are watching a dance show and you were asked about who presented first and who was second performer and so on. Here you answer you will in a serial order. When you solve a mathematical problem, for example 2 plus 2 that is the 4 into 4 equal to 16. You are doing step one step after the other, so it is in the serial recall. So this recall is generally affected by the emotions and motivations at the time of learning and subsequently at the time of retrieval also. Now, serial recall means here वर्ड्स में ही चीजें हैं, कोई भी चीजें स्टेप बाय स्टेप एंड सीरियल बाय सीरियल आपको करनी है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर हम कोई डांस शो देख रहे हैं एंड इफ यू आर आस्क्ड अबाउट हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट, आपको पूछना जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे किसने डांस किया था, सेकंड परफॉर्म सो ऑन, आप बताओगे वो उस चीज को। तो इसका ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस की तरह हो गया कि पहले इसने किया फिर इसको यहाँ पे लाया गया, ये चेंज किया गया। यू विल रिमेम्बर ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो इट इज नोन एज द सीरियल रिकॉर्ड, जहाँ पे आप चीजें वन बाय वन आप याद करते हो। रिकॉल इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय इमोशन एंड मोटिवेशन से भी, यस। at the time of learning, for example you already something happened in your past, and when it's come some of the part in the present, you will remember your that all old days, आप वो अपनी जो पुरानी इंसिडेंट थी, that you are going to be the recall because of the incident happened at in present. So at the same time जो learning भी होता है वो subsequently time of retrieval part also, ठीक है। उमेजा, उमेजा। ओके, और कौन है? शेख आलिया, शेख आलिया अनम्यूट करो। आलिया। यस मिस। आलिया ये एक बार बेटा रीड करो।
Start Miss, from ask recall से. recall. Yes, from 8.2 से. Hmm? Yes. Hmm. Recall. Recall is a retrieval of information from our LTM with few no cues. The essay type questions which appear in your exams is the example of recall. Recall involves remembering a fact, event, or object that is not currently physically present and require the direct uncovering of information from memory. Murdoch, 1962, did one experiment to check the recall of the subjects. He asked subjects to learn a list of words. Later, their recall was tested by a free recall method. Murdoch, 1962, found that subjects could recall few words, a few subjects could recall first few primary effect and last few recency effect words prominently, but they got confused with the words in the middle part, serial position effect. Activity 4. Note down the problem you face while learning a long answer. Try linking your points to one another while learning in order to reduce the effect of serial position. Free recall. It is a recollection of the items in the list without its serial order. Memory for free recall is always better than if the subject are asked to recall in a serial order. Free recall is effective in studying. Primary effects are recency effects. Primary effects occur when the subject is able to recall items which are presented at the starting point of the list, and recency effect occur when the subject is able to recall the items which are presented at the end. Example of free recall is we may list to a lecture and afterwards recall few important points irrespective of the order in which they were presented. Serial recall. Here material is recalled in the exact order in which it was presented. For example, if you are watching a dance show and if you're asked about who presented first and who was second performers and so on, here your answer will be in serial order. When you solve a mathematical problem like 2 plus 2 equals to 4, 4 multiplied by 4 equals to 16, you are doing steps one after the other, so it's serial recall. Recall is greatly affected by emotion and motivation at the time of learning and subsequently at the time of retrieval also. मिस रिकॉल हो गया. मिस रिकॉग्निशन भी रीड करना है. हाँ, continuation करो. मिस recognition. In this method, the individual has to point out or recognize previously learned material which is presented to him in a different context. The already learned material if is present and the learner has to recognize it. It becomes relatively easier than the recall method. अभी Usually, मुझे क्या करना है school of अदरक? अभी अदरक मुझे क्या करना usually school of है? core of memory by recognition method is more than the recall method. आधा Example, किलो मिर्ची है, multiple choice questions or match the columns. आधा किलो मिर्ची, आधा किलो अदरक था. Miss, next page. Re relearning. It measures retention by measuring how much faster one learns a previously learned material after an interval of time. The comparison of retention scores at the time of first learning and the second learning shows that there is improvement in the term of time, number of trials taken. Thus, by relearning, there is saving of time taken to learn the same material. This method is known as saving method. This same material is learned by the same subject up to the same learning criteria on two different occasions separated by the some time interval.
It measures memory by comparing which includes performance on the same task on two different occasions. 8.3. Some phenomena related to memory. Flashbulb memory. Can you remember where you were and what you were doing when you first learned about an earthquake or tsunami taking place? If you can, you can now have a flash bulb memory, a term coined by Brown and Kulik. Flashbulb memories are vivid memories of what we were doing at the time of an emotion provoking event because these seem to be preserved and in autobiographical memory in considerable detail, almost like a photograph. Flashbulb memory illustrate a more general phenomena about memory. Exceptional memories are easily retrieved. Tip of the tongue phenomena. One way to study organization of information in long-term memory is to see what happens when we search through our library of experiences to retrieve a memory. Suppose you're trying to retrieve a person's name but you cannot remember it. The name is on the tip of the tongue but you cannot recall it. For example, if you want to recall a name XYZ, instead of this name, you may utter similar names starting with the same letter and having nearly same names. So, tip of the tongue phenomena is the evidences for the organization of long-term memory. Forgetting. Activity 5. Think of the following situations. Have you ever experienced the feeling that you have studied well before the exam but you did not remember the answers in the exam? After a long time, you meet your old school mate, but you don't remember his name. You hear her favorite song tune, but you don't remember the words. All these are the experiences of forgetting. Let's understand now what is forgetting. Forgetting is simply the inability to remember the thing which we want to remember at that moment. In other words, forgetting is a failure to retrieve the material from the long term memory which we had already stored. The pioneer of the experiments on forgetting was Hermann Ebbinghaus. He created several lists of nonsense syllables. Nonsense syllables is a set of three alphabets. Two on both the sides are consonants and middle one is vowel, like GEX, VO, WO, MUV, etc. and learned it, etc. and learned it. He checked his own recall at various periods of time. He found out that he forgot most of whatever he had learned in the first 20 minutes, 40%. Following that, after 1 hour, 20%, till 9 hour, 10%. Again, he forgot further, and after 1 day, he could recall only around 30% of the material he had learned. After that, this recall was steady for a long period of time. This experiment proves that we forgot most of the things we learn in a short span. Therefore, you should revise the study material on the same day again when you finish studying to avoid forgetting. Next page. Yes, ये एक मिनट हाँ. Now let's see various causes of forgetting and how we can use some memory improvement techniques to reduce the forgetting. Causes. 1. If you keep a book on a shelf for over 6 months without touching it, what will happen to that book? How will it start looking? You will realize that after 6 month periods, there will be a dust on that book. Similarly, our memory fades out when we don't use them for longer period. These traces get decayed over a period of time if they are not used and so we forgot. Second, have you ever tried this whisper? What happened in that game?
Thus, the message remains the same as it was told by the first person who started the message. You can try it in the class or with your friends. You will see that the message in the beginning and the message which is given by the last person is not the same. What do you think? Why does this happen? It is because we have a tendency to distort our memory. The game Chinese Whisper is a crude example of this type of forgetting. Some researchers believe that our memory traces are not decayed, but they are distorted over a period of time, and forgetting occurs. Third, have you gone through some similar situations in your day of today life? Think you study psychology yesterday and you study sociology today. Now you end up forgetting either psychology or sociology. This kind of forgetting is due to interference of material. Some researchers believe that we forgot due to interference of the material with which other which with each other which we learn one after the other. There are two types of interference, namely retroactive interference and proactive interference. A. Retroactive interference. As the name suggests, retro means backward interference. It is the partial or complete forgetting of the previously learned material due to the due to the new memories which get mixed up with the older ones. So in the earlier example, if we forgot psychology due to the study of sociology, it will be due to retroactivity interference. B. Proactive interference. As the name suggests, as the name suggests, pro means forward interference. It is the partial or complete forgetting or of the newly learnt material due to the old material. So, in the example given, if we forgot sociology due to study of psychology, it will be proactive interference. Okay, Retroactive fine. नहीं 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 करो करो दो आ रही है. retroactive and proactive interference. Retroactive interference. Learn A. Interference. Learn B. Memory loss for A. New learning interference with old memory. Proactive. Learn A. Interference. Learn B. Memory loss for B. Old learning interference with new memory. Figure 7, 8.7 forgetting due to interference. Okay, fine. Thank you, dear. Now, students, इसका explanation तो हम लोग बाद में करेंगे from the re हाँ recognition से explanation बाद में करेंगे जितना हमने किया है just we have the 1 minute बाकी अपना you can just revise and do the things खुद का 1 minute I'm giving you आप एक बार वापस से recall कर लो सारी चीजें ठीक है do it by yourself do the revision फटाफट जितना हमने आज किया है एक दो पेज अच्छे से
Okay, students, chalo, bye. Take care, everyone.